वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक हमारा रहेगा ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो एक एडीआर का एक मैकेनिज्म है, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। तो ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एक स्टैट्यूटरी लॉ है, कानून है। तो इसके मुताबिक आर्बिट्रेशन के लिए जो लोग अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो मैं जो आज पॉइंट है, जो आज मेरा जो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट आप कह सकते हो सेटल हुआ है, एक लॉ पॉइंट अवॉल्व हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट ने किया है। वो है एक केस है का टाइटल क्या है, यह है जगदीप चौगुले वर्सेस शीला चौगुले। तो ये रिलेटेड है एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जो आर्बिट्रेशन को जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, जो प्रोवाइड किया गया है कि उसने जब उसके पास एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रेफर होती है उसके अवार्ड के लिए, डिसीजन के लिए, तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया गया है। कहां? जो सेक्शन 29 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो फिर उसको एक्सटेंशन अगर समहाउ आर्बिट्रेटर जो ट्रिब्यूनल है वो अगर अपनी एक्सरसाइज जो अवार्ड नहीं दे सकता है, प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं कर सकता है, कब तक? जो पीरियड प्रोवाइडेड है। तो जनरली मैं आपके दर्शकों के नॉलेज के लिए, जहां मैं भी आर्बिट्रेशन करता हूं, मेरे पास भी मैटर रेफर होते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से, और जो दूसरी जो एक्सरसाइज होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन सेंटर से, तो उसमें एक पीरियड है 1 ईयर का, जो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, और दोनों पार्टियों की कंसेंट से 6 मंथ आर्बिट्रेटर अपने लेवल पे वो एक्सटेंड कर सकता है। ये इस किस्म का रेफर यू विल फाइंड इन सेक्शन 29। तो लेकिन आज जब इंटरवेंशन आपको कोर्ट की करनी पड़ेगी, तो कौन सा कोर्ट है जो एक्सटेंड कर सकता है जो टाइम फ्रेम जो फिक्स किया है स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो मैंने रेफर किया सेक्शन 29 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तो वो उसके बारे में आज एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो मैंने टाइटल बताया है, जी रिसेंट है, 29 ऑफ जनवरी 2026 की है, जे जो पोर्टल पे आई है। तो इसमें ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो मैं आगे सीधा इसके जजमेंट के की पॉइंट्स पढ़ता हूं, और मैं साथ में ही जो रेलेवेंट प्रोविजंस होंगे कि व्हाट यू मीन, जो डेफिनेशन सेक्शन 29 में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में कोड का रेफरेंस है, वो कोड की डेफिनेशन कहां से पढ़नी है, वो सेक्शन 2 में है। तो उसके बारे में सेक्शन 2 जो कोड की डेफिनेशन, और कौन सी कोड है जिसको पावर है एक्सटेंशन ऑफ टाइम, तो जो टाइम फ्रेम जो सेक्शन 29 में ही गया है, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, जिसका रेफरेंस मैंने अभी बात की कि भाई जो एक तो स्टैट्यूटरी पीरियड है, और उसके साथ ही प्रोविजन है कि आर्बिट्रेटर भी एक्सटेंड कर सकता है टाइम फ्रेम, जो ओरिजिनल टाइम फ्रेम है 1 ईयर का, बाय 6 मंथ मोर। मैं वो भी पढ़ूंगा, और उसके आगे जहां कहीं जुडिशियल इंटरवेंशन की है वो कौन करेगा और कैसे करेगा, इसके बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे जनवरी 29 of 2026 held that applications for extending an arbiter tribunal's mandate under section 29A subsection 4, जिसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत है, ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 मस्ट बी फाइल्ड। देखिए ये फॉर्म कौन सा चुनना है, रेमेडी कहां से लेनी है, एक्सटेंशन एप्लीकेशन कहां फाइल करनी है, जो सेक्शन 29A सब सेक्शन
4 में जिसका रेफरेंस है ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, तो मस्ट बी फाइल्ड एक्सक्लूसिवली बिफोर द कोर्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ई। जैसे मैंने पहले जुबानी बात की है, तो मैं द प्रिंसिपल सिविल कोड, तो प्रिंसिपल सिविल कोड कौन है इस डेफिनेशन के बाद? जो भी डिस्ट्रिक्ट कोड है ऑफ ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, जो ओरिजिनल इंटरटेन करता है मैटर, कोई भी डिस्प्यूट सिविल नेचर का है, रिगार्डलेस ऑफ विच अथॉरिटी अपॉइंटेड द आर्बिट्रेटर। ये नहीं देखना है कि ओरिजिनल आर्बिट्रेटर का ऑर्डर किसने किया है। आगे हम बात करेंगे कि ये आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करता है, ये भी एक बात है, सेक्शन 11 उसको डील करते हैं, वो भी हम आगे, वो भी उसका भी आ जाएगा। क्या उन्होंने कहा कि क्या जिसने अपॉइंट किया है ओरिजिनल, वो उसको एक्सटेंड करेगा पीरियड, जहां जो डेफिनेशन कोड की है, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोड आप कह सकते हो, जो सिविल कोड है डिस्ट्रिक्ट का, क्या वो करेगा जो एक्सरसाइज करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एक ज्यूरिसडिक्शनल आप कह सकते हो जो सिविल जज है एक डिस्ट्रिक्ट का। तो आगे क्या है, जे बेंच जिसने जे जजमेंट दी है, जे इट वाज कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस PS नरसिम्हा एंड जस्टिस R महादेव। इन्होंने क्या किया, बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट साइड कर दिया। क्या डिसीजन था बॉम्बे हाई कोर्ट का? विच इनवैलिडेटेड द कमर्शियल कोर्ट्स डिसीजन टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 29A फॉर सबसेक्शन 4। तो जे कमर्शियल कोर्ट ने को अप्रोच किया था और उसने एक्सटेंड किया था टाइम, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कमर्शियल कोर्ट का ऑर्डर सेट साइड किया था। तो आगे और आगे चलते हैं। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट एप्लीकेशन सीकिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट नीड्स टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट विच हैड अपॉइंटेड द आर्बिट्रेटर, मीन के रेफरल कोर्ट, जहां जिसने जे ओरिजिनल आर्बिट्रेटर को मैटर रेफर किया गया उसको अप्रोच करनी चाहिए। जे बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, जिसको बाद में सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोर्ट की डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन करते हुए, जो सेक्शन 2(1) जो हमने अभी बात की है। तो आगे तो इससे डिसएग्री किया, किससे? जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था। और क्या ऑब्जर्व किया? वियर ऑफ द ओपिनियन, ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, जिनका मैंने जो जस्टिस जो लॉर्डशिप्स क्या कह रहे हैं, वियर ऑफ द ओपिनियन दैट कंक्लूजन ऑन द ग्राउंड दैट देयर विल बी ए हायरार्किकल डिफिकल्टीज, conflict of power or jurisdictional anomaly of civil courts entertains application under section 29A for the extension of time of an arbitral tribunal if the High Court under section 11(6) of the Act has appointed the arbitrator is untenable। उन्होंने क्या किया? हाई कोर्ट ने क्या कहा? क्या उनका हाई कोर्ट व्यू पॉइंट था बॉम्बे हाई कोर्ट का? उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो रेफरल कोर्ट है, जो एक्सरसाइज की है ज्यूरिसडिक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो हायरार्की में कौन है? हाई कोर्ट है। वो 11 सबसेक्शन C आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के सी, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया है और आर्बिटर अपॉइंट किया गया है। तो दिस अप्रोच इज हियर बाय रिजेक्टेड। उन्होंने कहा कि एनॉमली हो जाएगी। तो ये एक बात है, उन्होंने कहा कि वी आर डिसएग्री विद सच, जो इंटरप्रिटेशन की है हम इससे एग्री नहीं करते। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। द ट्रू पर्पस ऑफ द वर्ड कोर्ट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 29A would be a civil court of original jurisdiction, not the one which appointed the arbitrator, the court said। तो क्या उनका स्टैंड था कि 29A सबसेक्शन 4 और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उसमें वर्ड जो कोड है उसका ये है जो डेफिनेशन में प्रोवाइड है, सिविल कोड
जो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का है, तो जो सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, तो उसी को ही आपको उसी के मुताबिक जो कोड वहां रेफर की गई उसी को मानना है। तो वो कोड कौन सी है? जो डिस्ट्रिक्ट कोड है, सिविल। द कोड अंडर सेक्शन 29A shall be the civil court of ordinary original jurisdiction in a district and includes high court। लेकिन हाई कोर्ट कौन सा, कौन सी jurisdiction एक्सरसाइज करते हो? सिविल ओरिजिनल jurisdiction। High court in exercise of its original civil jurisdiction under section 21E and shall not be the high court or the supreme court under section 11(6) of the act the court observed। तो कोर्ट ने ये की पॉइंट्स मैं पढ़ रहा हूं, तो उन्होंने कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की। तो आगे क्या था? कोर्ट रिजन्ड बाय द रेफरल कोर्ट्स लैक jurisdiction to supervise the arbitration or to decide upon an application seeking a time extension for passing of an award। तो उन्होंने अभी ये आगे आ जाएगा कि क्यों जो रेफरल कोड है, हाई कोर्ट है, जिसने अर्लियर 11(6) ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की है, वो अब एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकता टाइम? क्यों उस एप्लीकेशन को जो एक्सटेंशन के लिए दिया है उसमें एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जो इन्वोक नहीं कर सकता? वो बात क्या है? इट सेड दैट एक्सरसाइज ऑफ द jurisdiction under section 11 stand exhausted, खत्म हो गई upon the constitution of tribunal। जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बन गया तो आगे हो रहा है फंक्टस ऑफशू हो गया हाई कोर्ट। आगे आगे बढ़ेंगे। देयर इज नो रेजुडरी, सुपरवाइजरी और कंट्रोलिंग पावर लेफ्ट विद द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। जब उसने रेफर कर दिया मैटर, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, तो ओवर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट इज मेड। तो इट इज अ मिसकंसेप्शन, आगे और एक अपना व्यू पॉइंट दिया, टू अज्यूम दैट सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट keeps a watch on the conduct of arbitral proceedings or on making of the arbitral award like the Orville ORR well big brother is watching you। ऐसा कुछ नहीं। तो वो फंक्टस ऑफशो हो गया, आगे कोई वो वाली की वो प्रोसीडिंग को मॉनिटर कर रहा है, वॉच कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। ये जो कंसेप्शन है, उन्होंने कहा कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता लॉ। द कोर्ट एडेड रिट्रेटेड दैट रेफरल कोर्ट बिकम्स फंक्टस ऑफशो, जैसे मैंने पहले बात की। वंस अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड, किसकी अपॉइंटमेंट? आर्बिट्रेटर की। इट हैज नो रोल और फंक्टस एज ए सब जुडिस सेंटिनल, ऐसा कोई उसके बाद रेफरल कोर्ट की, हाई कोर्ट की, आफ्टर मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर or after referring the matter to the arbiter for have a decision award, उसके बाद jurisdiction कोई further jurisdiction नहीं रहती है, functus ऑफशो हो जाती है। The court also addressed and rejected a potential argument, तो एक साइड से argument आया based on section 42 of the act। तो एक 42 जो सेक्शन है इसके रिलेटेड भी एक बात हुई, तो उन्होंने कहा while section 42 grants exclusive jurisdiction to the court before which the first application in an arbitration is filed, the court clarified that provision does not apply to the application made under section 11 for the arbitrator appointment। तो ये उन्होंने कहा 42 की ये जो एक आर्गुमेंट है कि 42 को अप्लाई, उन्होंने कहा जो 11 जो 6 के मैटर तो जहां आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के रिलेटेड जो एक्सरसाइज वो इसमें कवर नहीं होता, तो उन्होंने कहा ये मैटर आगे ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये सेटल कर दिया है। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये थर्ड टाइटल के केस ला था? स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कोर्ट हेल्ड। उस कोर्ट में उस केस में क्या किया, जो स्टेट ऑफ झारखंड और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में the court held that a high court acting under section 11 is not a court as defined
under the act for the purpose of section 42. So therefore its prior involvement does not confer exclusive jurisdiction over subsequent procedural application such as those under section 29A. तो ये जो 42 वाला जो आर्गुमेंट था सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात हुई तो उन्होंने ओवर रूल कर दी पहले ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक अर्लियर जजमेंट दी थी उसको रेफर करके। तो ये पहुंचा तो क्या बैकग्राउंड थी इस केस की, तो इसमें एक फैमिली सेटलमेंट थी उसके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट राइज हुआ जो उसमें रेफरेंस होगा। द arbitration began however during the course of proceedings and application under section जो मेन जो इस आज की डिस्कशन का है जो लॉ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलेटेड टू जो एक्सटेंड करना है टाइम बाय इन्वोकिंग jurisdiction 29A subsection 4 was made before the commercial court के पास थी by the appellant seeking an extension of time for passing of an arbitral award. तो ये किसी के पास आप कह सकते हो कमर्शियल कोर्ट, यहाँ कौन सी कोर्ट है जो एक डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है एक डिस्ट्रिक्ट जो उसका आप जो सेक्शन 21E में डिफाइन की गई है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में। However, during the pendency of the application before the commercial court, the arbitrator resigned, which led to filing of an application by the respondent number 2 before the High Court to seek substitution of an arbitrator. तो पहले वाले जो आर्बिट्रेटर था वो रिजाइन करके तो दूसरा जो आर्बिट्रेटर था उसको उसकी अपॉइंटमेंट के लिए सब्स्टिट्यूट के लिए एक एप्लीकेशन अप्रोच किया रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने हाई कोर्ट को। द कमर्शियल कोर्ट्स डिसीजन टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट वाज चैलेंज्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1। तो ये एक बात ये वाली बात है जो हमें जहां पे डिस्कस जो रेलेवेंट है यहाँ पे बिफोर द हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट कमर्शियल कोर्ट डिड नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन। उन्होंने कहा जो कमर्शियल कोर्ट है इसको जुरिस्डिक्शन नहीं है टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन जिसका रेफरेंस सेक्शन 29A सबसेक्शन 4 ऑफ दिस आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में है ऑन अकाउंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय द हाई कोर्ट। जो वही बात आई कि क्योंकि ये जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है वो सेक्शन 11(6) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट किसने किया है, हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट ही ये एक आर्गुमेंट आया ये तो, लेकिन ये बात नहीं मानी, लेकिन ये बात हाई कोर्ट ने मान ली जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैसे मैंने ऊपर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे अलग बात की। तो क्या आया, सेटिंग साइड द कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डर द हाई कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 29A subsection 4 is not maintained before the commercial court as the presiding arbitrator was appointed to the High Court of Bombay at Goa in exercise of power under section 11 of the Act। ये किसने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जिसके अगेंस्ट जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर है जो अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आगे इट वाज अगेंस्ट दिस हाई कोर्ट डिसीजन, ये इम्प्यूग्ड ऑर्डर that the appellant moved to the Supreme Court which set aside the High Court's decision and restored the commercial court's decision to extend the time limit। तो ये जो मैंने बात की ये जगदीप चौगले वर्सेस शीला चौगले एंड अदर्स ये टाइटल है केस का, और ये 29 ऑफ जनवरी 2026 को ये पोर्टल पे आया है ये डिसीजन। तो इसमें शॉर्ट क्या है, आप कोई भी 29A सबसेक्शन 4 के नीचे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कहां जाना है, हाई कोर्ट भी नहीं जाना, रेफरल कोर्ट में नहीं जाना। जिसने आगे जो रेफर किया है मैटर आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है वो कहां जाना है, जो ओरिजिनल सिविल कोर्ट है एक डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल जिसका जो डिफाइन की गई है सेक्शन 21E ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए फिर एक नए लॉ पॉइंट एक नई जजमेंट के साथ दोबारा आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।